73 साल की उम्र में भी मेरे कपड़े भी दादा धोते थे। देखो ये यूपी वालों की हिंदी है। दोनों ऐसे उंगली लगा के क्वेश्चन पढ़ के तब मैंने वो माना। आदमी खाट पकड़ लेता साहब। तो मुझे ऐसा लगा था मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ना है, इस इंस्टीट्यूट में कमी है। ये मेरे को कभी यहाँ का टेस्ट के नंबर नहीं बताती। अपना काम करवाना और बिजली की स्पीड से ही वापस चले जाना। हाल बेहाल कुछ एक ऊंची दुकान फीका पकवान। गुस्सा तो हर चीज पे मेरे को तो इरिटेशन और बहुत होती थी। लगन होनी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोड और प्रतिभाओं से मुखातिब करवाने की सीरीज़ में आज हमारे पास ताजमहल के शहर आगरा के रामनगर का रावत परिवार मौजूद है। आप मान सिंह जी रावत हैं। भारतीय डाक विभाग से सुप्रिटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हैं। राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए हैं और बड़ी बात यह है कि 73 साल की उम्र में भी आप पोती के साथ सीकर में रहे, पोती की केयर की, पोती का ध्यान रखा और यहाँ तक कि जैसा कि पोती अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि मेरे कपड़े भी दादा धोते थे। ये चीज़ मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देती थी कि दादा जब 70 साल की उम्र में मेरे कपड़े धो सकते हैं तो मैं इस उम्र में नीट में सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकती। तो मान सिंह जी का आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी रिया रावत के 650 नंबरों के साथ नीट 2022 में सेलेक्ट होकर भावी डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। 73 साल की उम्र गांव में सेवा करने की नहीं, सेवा करवाने वाली उम्र हो जाती है। आदमी खुद दूसरों पर पराश्रित हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके मजबूत संकल्प ने आपको अडिग रहा, पोती के साथ रहे और रिजल्ट के साथ वापस आगरा के लिए प्रस्थान किया। कैसा लग रहा है आपको पोती को डॉक्टर बना करके? सर मेरे को बहुत खुशी हुई जी। जब पोती की मेहनत एवं एजुकेशन हब सीकर प्रिंस का जो योगदान रहा है और जो मैनेजमेंट रहा है और जो सुंडा साहब जो चेयरमैन, उनका परिवार सहित मैं अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। पूरे इंडिया के परिवार के लिए इन्होंने ऐसा अपना रास्ता खोला है कि हर कोई बच्चा, हर कोई माता पिता अपने बच्चे को यहाँ ला करके शिक्षा से अपने जीवन के लिए बच्चों को प्रेरित करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। मेरी ये शुभकामनाएं जी। साथ ही साथ जो भी मैनेजमेंट है इसका अपने प्रिंस का जी, उसके लिए तो मैं इतना तहे दिल से अभिवादन करता हूँ कि उनका जो व्यवहार है, जो बोलचाल, जो हंसमुख बातें करते हुए मैंने देखा, शायद ही जिंदगी में मैंने कहीं किसी जगह पे इस तरह का व्यवहार देखा। मैं इतना खुश हूँ, वो शब्द नहीं ला सकता हूँ जो कि यहाँ का प्रशासन के और यहाँ का जो मैनेजमेंट स्टाफ था, उन्होंने किस तरह से मतलब एक इंसान को इंसान की तरह, जैसे यद्यपि मैं रिटायर होने के बाद राधा स्वामी सत्संग में जुड़ा हूँ जो कि परमार्थिक रास्ता है जीवन का, और ये ही हमारा परमात्मा ने जीवन का उद्देश्य दिया है कि भाई मनुष्य शरीर जो दिया है वो इसी के लिए दिया गया है। ये संसार के कार्य से निपट करके या करते हुए भी ये नहीं है कि उम्र पर जा करके किसी को करे, परमार्थिक रास्ता भी अपनाना चाहिए क्योंकि मालिक ने हमको जन्म दिया है। और साथ ही साथ मैं अपने इन बच्चों को जो यहाँ जो शिक्षा ले रहे हैं उनको मैं रामचरितमानस की ओर ले जाते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो उसमें आता है भगवान राम के लिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वह माथा। तो ये अपने तीन जो माता पिता और गुरु जो है ना, यही हमारे जीवन को चलाने वाली नैया हैं और ये ही मतलब हर तरह से हमारे जीवन को सुधारने के लिए हैं। मैं यहाँ के हर एक स्टाफ को छोटे से लेकर के जो हाईएस्ट हैं उन सब के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ परमात्मा से ये दुआएं करता हूँ कि जो एजुकेशन हब जैसे स्थिति से चल रहा है, जैसे स्पीड से चल रहा है, इसमें दिन प्रतिदिन अपना बढ़ता हुआ रास्ता अपनाए और हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय बच्चे जो है ना, जो ऐसे डॉक्टरी लाइन या इंजीनियरिंग लाइन जो भी जो यहाँ एजुकेशन ले रखी है, मैं मतलब उन सब के लिए भी यही करता हूँ कि ज़रूर एक बार अपना समय निकाल करके, भाई ठीक है आपको कहते हैं ना कि जब सामान खरीदने जाते हैं हम बाजार में तो हम 4 दुकान से जानकारी करते हैं, भले ही आप कहीं भी मिलिए, किसी भी एजुकेशन में जाइए,
लेकिन एक बार प्रिंस में आकर के अवश्य ये चीज़ अनुभव कीजिए और खुद महसूस कीजिए कि यहाँ का व्यवहार और यहाँ का मैनेजमेंट कितना सुंदर है। वो मतलब मैंने अपने 40 साल की सर्विस में भी देखा है। बाकी ये है कि कितनी ईमानदारी और सच्चाई से यहाँ काम हो रहा है, उसको मेरे पास शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि मैं उनसे शब्दों से कह करके और मतलब उनकी तारीफ़ कर सकूं। बस निवेदन यही कर रहा हूं कि ये जो रवैया अपनाया हुआ है इसी को बरकरार रखते हुए और उत्तरोत्तर उन्नति करे, और यही मेरी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि भाई ये सबके लिए प्रेरित करते रहे हमेशा और करते रहे। क्या बात है राउत साहब। राउत साहब पूरे मन से ये बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप दिन में 2 बार कोचिंग आते थे, पोती को सुबह छोड़ने के लिए, शाम को लेने के लिए, और आपने कहा कि मैं छोटे से लेकर के बड़े तक सबको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने सबका बिहेव देखा है, सबका व्यवहार देखा है, यहाँ के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे से आप वाकिफ रहे हैं। तो राउत साहब, आगरा तो बड़ा शहर है, उसके पास दिल्ली भी है, दिल्ली भी आगरा से दूर नहीं है, बड़े शहर हैं। ये इतने बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके वहाँ भी तैयारी की व्यवस्थाएं हैं, आप सीखकर जैसे इस छोटे से कस्बे में कैसे आए और क्या उम्मीद लेकर के आए थे और क्या ये सीखकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? सर, आप फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े शहर, ये मैं मानता हूँ। कहावत आती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। कई बार ऐसा प्रलोभन दे देते हैं जो अच्छे जो बड़े बड़े जो शहर हैं या जो वो हैं एजुकेशन के वो हैं जी, वो इतना वो प्रलोभन दे देते हैं कि बच्चों को खींच लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई और जो परमात्मा को मानने वाले जो रास्ते होते हैं जहाँ सच्चाई शब्द आता है जी, वो उस रास्ते को यहाँ पर आकर के हमने मतलब खुद पर्सनली अनुभव किया इस चीज़ का कि वास्तव में यहाँ किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, न किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कोई इस तरह की चाह है कि जिससे माँ बाप को या बच्चों को कोई परेशानी महसूस हो जी। तो यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर जान के दूसरे यहाँ का जो वातावरण है, मैं तारीफ करना चाहूँगा कि मैं रात के 11 बजे तक भी गया हूँ, पर क्या बचा ले, एक बच्ची भी अकेली जा रही है तो उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि इतनी सुरक्षा और इतनी सुरक्षित है कि बच्चियाँ भी मेरी ये कहने लग जाती थी कि दादाजी आप कभी नहीं आओ तो कोई बात नहीं, मैं अकेली आ जाऊँगी। तो ये बच्चों को हिम्मत दिलाता है यहाँ का वातावरण, और यहाँ का इसको भी मैं बहुत ही अपने मन से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी। तो अब हम बेटी रिया से बात करना चाहेंगे। तो रिया 11th 12th में आ रही, 12th के साथ मार्जिनल नंबरों से चूक गई थी, लेकिन 12th के बाद पहले ही साल में आपने उस चूक को अचूक निशाने में बदल दिया और 650 नंबरों के साथ देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक में अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। रिया जितनी पढ़ाई में अच्छी थी उतनी भी एक्टिव और अलर्ट भी थी। जब ये ऊपर क्लास से उतर करके एडीएम ब्लॉक में आती थी तो बिजली की स्पीड से महिमा और रिया दोनों का ग्रुप था और दोनों यूँ लगता था जैसे किसी फौज के आदमी को उसके सीनियर ने, उसके ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया और चुटकियों में वो काम करके वापस आना हो। यानी 1 मिनट भी वेस्ट ये नहीं करती, बिजली की स्पीड से आना, अपना काम करवाना और बिजली की स्पीड से ही वापस चले जाना। तो रिया पर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। पीसीपी में ऐसा कौन सा वो माहौल आपको मिला जिसकी वजह से सामान्य सी रिया 650 नंबर के स्कोर तक पहुंच गई? सर कहने को तो और भी कोचिंग्स होती हैं और यहाँ गुमराह भी बहुत किया जाता है कि अच्छा। यहाँ ये अच्छा है, यहाँ वो अच्छा है। अगर हम जैसे 11th में प्राइवेट हॉस्टल में रही थी तो वहाँ बोला था पीसीबी तो बहुत छोटी सी है, नई खुली थी उस टाइम पे ये, तो मैंने इसको नई, यहाँ पे तो क्या पालवास रोड पे इसका कैंपस है, उधर इसका साम्राज्य पूरा, तो यहाँ तो स्टार्टिंग में खुली ही थी, तो मैंने उसको इस स्तर से उस स्तर तक प्रोग्रेस करते हुए देखा है। अच्छा। हाँ, तो मैं जानती हूँ इसकी जड़वत्ता को, कितनी मजबूत इरादे हैं, और साथ में मैंने देखा है कि मैं जानती हूँ इसकी जड़वत्ता को। देखो ये यूपी वालों की हिंदी है, यूपी का आदमी शुद्ध हिंदी बोलता है। हाँ जी सर, तो यहाँ हर तरीके से हमें सपोर्ट किया जाता है, चाहे कैसा भी एस्पेक्ट हो, पर्सनल एस्पेक्ट हो, कोई दिक्कत हो। अब जैसे कि मेरे पापा जी किसान हैं, उनके पास इतना मतलब उनका सामर्थ्य नहीं था कि वो इतनी 1-1 लाख 1.5 लाख फीस दे सकें, तो मेरे 10th की परसेंटेज बेस पे मेरे को यहाँ पे फ्री पढ़ाया गया। 11th में भी, 12th में भी और ड्रॉप ईयर में भी, तीनों साल मुझे फ्री शिक्षा दी गई है।
और साथ में यहाँ का माहौल, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग इतने सपोर्टिव है कहने को। और कोचिंग्स भी हैं, 15-15 हज़ार बच्चे भरे पड़े हैं, फीस लेते, उनका काम इतना ही होता है फीस लेना और क्लास में बैठ जाना। वहाँ कोई भी ऐसे पर्सनल देखते नहीं है। यहाँ हर एक, मतलब हम जो बच्चे थे, हमें ऐसा लगता था कि सारे दिन हम पे ही कैमरा रहता है क्या। सर बिल्कुल ऐसा लगता कि अपने कोई टारगेट कर रहा है, हाँ इनकी डिमांड लगानी है हमें। बहुत एकदम सलीके से हमें देखा जाता था, परखा जाता था, और हर एक जो हमारी गलतियाँ होती थी उसको पॉइंट आउट किया जाता था। और टेस्ट तो इतने लगते थे कि बस नाम ही नहीं बताते हमें। हम सोचते हमारे साथ हो क्यों रहा है ऐसा, और भी तो जगह है, ये तो हमारा शोषण हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता था, बस अब तो हमारा कुछ नहीं है, ऐसे किया जा रहा है हमारे साथ। तो और भी तो कोचिंग उधर भी तो बस 4 टेस्ट होने हैं फुल सिलेबस के, हमारे इतने क्यों हैं, हम पे एक दिन में 4 टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो नीट के बाद पता पड़ा है क्यों किया गया था वास्तव में। और बच्चों से सुनते हैं एग्जाम छूट गया, किसी से कुछ हो गया, हमें कुछ फील नहीं हुआ इतना ज़्यादा। बहुत ही अच्छा हमारा सपोर्ट रहा, टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ, हर कोई। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में नीट 2022 का पेपर दे रही थी, उस समय आपको पीसीपी का क्लासरूम और साल भर बिताया गया यहाँ टाइम किस रूप में याद आया? हर तरीके से, मतलब हमें इस तरीके से तैयारी कराई गई थी कि आपको गर्मी, कि पता नहीं किस जगह आपका मतलब जो भी है सेंटर आ जाए, पंखे से लेके कैसी बेंच मिले, कैसा माहौल मिले। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सारे दिन चप्पड़ मेरी इन्विजिलेटर ऐसी तो 3 घंटे वो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं हुई। तो मैंने एग्जाम में भी, हाँ, दोनों ऐसे उंगली लगा के क्वेश्चन पढ़ के तब मैंने वो मार भरी थी। ऐसे ऐसे, पर यहाँ पे हर चीज़ की प्रैक्टिस कराई गई थी हमको। हमने सर से बोला था उस दिनों कि सर ये ऐसे ज़रूरी थे, आप तो हमें एसी पे बिठा देते हो, सेल्फ स्टडी के लिए रूम दे देते हो, वहाँ के ऐसा थोड़ी होना है। तो उन्होंने हमें पुराने कैंपस में शिफ्ट किया जहाँ की हाल बेहाल, कुछ बेंचेस तो हिलने वाली थी, हाँ, हमने जानबूझ के बिल्कुल, रखवाई थी कि एक लोग को डिस्टर्ब करके देखते हैं कि क्या बाद में भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं क्या। अच्छा माहौल होते हुए भी हमको उस माहौल में डाला है जिससे हमें बाद में परेशानी। बाकायदा आपके एग्जाम की तरह से एडमिट कार्ड बने, हाँ जी बिल्कुल, नए लोग जिनको पहले कभी देखा नहीं था वो ड्यूटी देने के लिए आए। हाँ, तो उसमें गुस्सा नहीं आता था कि क्या मतलब जब यहाँ बिल्डिंग है तो 3 किलोमीटर दूर हमें टेस्ट देने के लिए ले जा रहे हैं, अपने हिसाब से पैदल पैदल वहाँ जा रहे हैं। गुस्सा तो हर चीज़ में, मेरे को तो इरिटेशन और बहुत होती थी कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया ना, हर चीज़ अच्छी लग रही है कि ये होना ही चाहिए था। बिल्कुल। तो रिया, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं छोटे छोटे गाँव में जो बड़े सपने तो देखती हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों वश, कई बार रिसोर्सेज की वजह से उन सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसी बेटियों के लिए रिया क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप एक सामान्य से किसान परिवार से हैं, पिता किसान है और सामान्य से, बिल्कुल सामान्य से परिवार से हैं। लगन होनी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर बन सकते। हुनर होना चाहिए, हुनर। और प्रिंस तो ऐसी सुविधाएं देता भी है कि आपको एक पैसा ना लेके आपको डॉक्टर बना दे। तो मैं यहाँ पे ये देखा है कि आप आइए, ऐसे अपना हुनर होना चाहिए, बस अपना पूरा दीजिए और डॉक्टर आप बन के जाएंगे बिना पैसे के भी। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए और साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए जी। कुछ ऐसा ही रिया उन ग्रामीण बेटियों के लिए कहना चाह रही थी। तो रिया, अभी आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि दादा मेरे कपड़े धोते थे। इस उम्र में जब आदमी को बहुत खुद को अलग से केयर की जरूरत होती है, वो आपकी केयर कर रहे थे, तो दादा का ये संघर्ष, दादा का ये स्ट्रगल आपको किस रूप में मोटिवेट करता था? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि जब ये इस उम्र में हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते। तो बस किया मैंने कि सर जब ये इतना कर सकते तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। जब ये हमारे लिए, हमारे, क्योंकि हमारा क्या था कि सुबह 6 बजे से जाते थे हम, रात को 11:30 बजे तक स्टडी कैंपेन होता था, तो खाना भी मुझे यहीं पर देकर जाते थे, तो क्या टाइम ही कितना मिलता था। तो इसलिए ये मेरा सारा उधर कमरे पे काम करते जो भी होता था, तो इससे मुझे लगता बस करना है इस बार, कुछ भी हो जाए चाहे निकलना मुझे है। तो वो चीज़ रही थी। और बाकी जो हमें सपोर्ट चाहिए थी कि अगर नंबर कभी अप डाउन हो जाते हैं तो वो राकेश सर और आप बहुत हेल्प की। चलिए, तो पीसीपी में रहते हुए कोई वो एक इंसिडेंट जो अब तक याद के रूप में जहन में बना हुआ है, आजीवन बना रहेगा, कोई एक वो घटना? सर क्या था कि 12th के बाद मैं काफ़ी ऐसे डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ना है, इस इंस्टीट्यूट में कमी है। अपनी कमी नहीं दिखती, इंस्टीट्यूट की कमी दिखती कि नहीं अब तो दूसरे में जाएंगे, बड़े से में जहाँ बहुत सारे बच्चे हों, अच्छे अच्छे टीचर्स हों। तो क्या हुआ कि हम एकदम ऐसे डिसाइड हो गया था कि जाना है अब तो लास्ट टाइम पे राकेश सर का कॉल आया था कि एक बार मिलके तो जाना।
फिर हम राकेश सर के पास आए, उन्होंने बोला कि तू खुल के बता दे रहे हो क्या दिक्कत है। मैंने बता दिया ये कमी है, ऐसे ऐसे होता है, हमारे साथ नोट्स ही नहीं थे हमारे पास, तो कैसा इंस्टीट्यूट है ये। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला तो एक बार विश्वास करके देख, अब मैं आ गया हूँ, तेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो इसलिए मैंने उन पर विश्वास करके यहाँ रुकी रही, और वो उस दिन का रुकना मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा है कि वो सबसे अच्छा डिसीजन था मेरा उस टाइम का। बिल्कुल। तो रिया, दादा साथ रहते थे, कंपटीशन वाले बच्चे के रैंक्स में अप्स एंड डाउन्स आना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, तो दादा कभी गुस्सा नहीं करते थे? बहुत बार, कई बार तो रूठ भी जाते थे, 3-4 दिन। अच्छा, इस उम्र में रूठ भी जाते थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलो फिर दादा से ही पूछते हैं क्या ये रूठने वाला क्या मामला था? रूठने का सर मेरा ये उद्देश्य था, सिर्फ इसको मतलब अलर्ट करना। नहीं, मैं कहीं इसको छोड़ के जाना था, थोड़ी था। जब 2.5 साल मैंने संकल्प ले लिया कि मैं तेरे को 4-4 दिन तक कई बार बात नहीं करते थे? नहीं सर, बात इसलिए नहीं करता था कि ये मेरे को कभी यहाँ का टेस्ट के नंबर नहीं बताती। अच्छा। तो मैं खुद इसके 3 बार जब आपके प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता, या मतलब तो देखने के लिए, खाना देने के लिए, इसको छोड़ने के, तो मैं इसके बोर्ड से नंबर दे करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता, और इसको थ्रेटनिंग देता अगर तू मेरे को नंबर नहीं बताए तो मैं सुबह भरतपुर चला जाऊंगा, आगरा चला जाऊंगा, तेरे दादी के पास, तेरी मम्मी के पापा के पास। तो ये फिर दूसरे दिन फिर देती कि दादाजी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर अपने आप बताए दादा आज मेरे तेरे नंबर आए, पहले बता दिया करती थी। तो दादा पोती साल भर नोक झोंक भी करते रहे, पढ़ाई भी बेटी करती रही, और आज डॉक्टर बन गई। तो आप थी रिया रावत, आगरा उत्तर प्रदेश से आकर के पीसीपी पर भरोसा करके दादा का सामीप्य और सानिध्य पा करके 650 नंबरों के साथ आज डॉक्टर बनने जा रही है। तो रिया, अब जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो पीसीपी की कौन सी वो एक चीज़ मेडिकल कॉलेज में भी याद आएगी? एक या 2-3 बता दो। एक तो टीचर्स का इतना साथ देना हर चीज़ में, कैसा भी एक्सपेक्ट हो, चाहे वो पर्सनल एक्सपेक्ट हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड, हर कोई ऐसी जगह पर नहीं मिलता। कोई भी दिक्कत हो, मैं बस आना था रूम में, आके सर देखते, बुला लेते और पूछ के उसका समाधान कर देते। वो चीज़ हर जगह नहीं मिल पाएगी। माहौल, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के डायरेक्टर, लगता ही नहीं है देख के कि वो डायरेक्टर हैं, हर एक कोई चौंक जाता है। बहुत ही अच्छा स्वभाव, डाउन टू अर्थ एकदम, बहुत बढ़िया। ये चीज़ हर जगह नहीं मिलती सर। चलिए, तो रिया, एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया, आभार। 73 साल की उम्र, आदमी खाट पकड़ लेता साहब हमारे राजस्थान में, तो 73 साल की उम्र में आपने 73 साल की उम्र में बेटी के साथ रह करके इसको डॉक्टर के रूप में तैयार किया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।